तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 13 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस डिटेल में पूरा एनालिसिस करवाने वाले हैं और 100% रियल प्रश्न ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसीलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, लेकिन 100% रियल प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आते हैं। आज कौन सा सब्जेक्ट में यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि 30 तारीख तक हम आपका लगातार एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। सारी वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सकें और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भाई केवल 2 दिन पहले इन्होंने पीडीएफ ली थी हमसे और आज वो एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। आज सुबह वाली शिफ्ट के आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में जाएंगे, देखेंगे वहां पर उन्होंने भी 3 दिन पहले पीडीएफ ली थी, उनके 86 नंबर आए हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर गए। ठीक है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं भाई जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और सोच रहे हैं एग्जाम देने तो जाना ही है, कैसे जाएं, तो आप हमारी पीडीएफ मंगवा लीजिए। वो पीडीएफ पढ़ करके जाइए, कम से कम आपका एग्जाम क्वालिफाई तो हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। आप पीडीएफ कैसे मंगाना है तो आपको बता देते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर एक फोन पे का आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। इस पर मात्र 15 रुपए का आपको पेमेंट करना है। ठीक है, 15 रुपए का मात्र पेमेंट करना है और वो स्क्रीनशॉट हमारे फोन पे नंबर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052547003, इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, उस पीडीएफ को आराम से आप पढ़ करके जाइए। आपको वहाँ पर मैथ पेडागोजी मिलेगी, हिंदी पेडागोजी मिलेगी, आपका ईवीएस के प्रश्न मिल जाएंगे, सौरमंडल मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट के लगभग आपको 30-32 पीडीएफ मिल जाएंगी। उसको आराम से पढ़ करके जाइए, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और इस वाले वीडियो में बताने वाले हैं कि 2 लोगों ने हमारी जो है पीडीएफ प्राप्त की थी और उनका भी एग्जाम क्वालिफाई हो गया और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि उनके पास में समय नहीं बचा था तैयारी करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले चंद्रप्रकाश पाठक जी 95 नंबर लेकर के आए हैं। इनके पास हमारी पीडीएफ पहुंची थी और इन्होंने ही हमको ज्यादातर प्रश्न आज भेजे हैं। चंद्रप्रकाश पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रिंकी भवसार, इनके 75 नंबर आए हैं और इनकी भी तैयारी नहीं थी, इन्होंने भी पीडीएफ प्राप्त की थी और इनके भैया पास तो हो ही गए हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बस एग्जाम क्वालिफाई करना अपना लक्ष्य है। ठीक है, जिससे मेंस एग्जाम में जब होगा तो अपन मेहनत कर ली जाएगी। उसके बाद में सुचिता जैन, इनके 89 नंबर आए हैं। सौम्या सिंह 97 नंबर आए हैं। इन लोगों ने हमारे पास में ये प्रश्न भेजे हैं, जिसका डिटेल एनालिसिस हम आपका करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको दिखाने वाले हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे पीडीएफ से डायरेक्ट फंसे हैं, साथ ही साथ में कौन कौन से प्रश्न जो अभी हाल ही में हमने एग्जाम एनालिसिस करवाया है कल परसों वाला, वो प्रश्न पूरे रिपीट हुए हैं। इसीलिए डिटेल में एग्जाम एनालिसिस कराते हैं, क्योंकि डिटेल में से भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। इस पर आपको जो है भेज देना है अपना जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना पेमेंट इस पे 15 रुपए का कर देना और प्राप्त कर लेना है। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए पीडीएफ थोड़ी देर से आती तो परेशान नहीं होना, सबकी पीडीएफ भेज जाएगी, चाहे हमको रात हो जाए। ठीक है ना, हम पीडीएफ सबकी भेजते हैं। सुबह आप जगोगे तो आपके पास में आपकी पीडीएफ होगी। ठीक है, चलिए इन्वायरमेंट से हम शुरुआत करने वाले हैं। इन्वायरमेंट में आज का पहला प्रश्न है, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने लोहा नृत्य भेजा था, कुछ लोगों ने लाहो भेजा था, लेकिन लाहो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अगर लोहा है तो लोहा गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन लाहो लोक नृत्य की बात करते हैं तो यह आपका मेघालय का लोक नृत्य है लाहो। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो लाहो नृत्य भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। यह नृत्य बेहिद खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ से उत्सव भी आपका क्लियर हो गया कि जो बेहिदन खलम जो आपका उत्सव है, ये आपका मेघालय में मनाया जाता है, क्योंकि उत्सव और नृत्य में आप घुस चुका है तो भाई स्टैटिक जीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो जयंतिया जनजाति इस नृत्य का उत्सव प्रदर्शन करती है। तो जयंतियन जो आपकी जनजाति होती है, ये आपकी मेघालय में पाई जाती है, तो ये लोग इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ और देख लीजिए। देखिए, देरोगाता, दोत्रुआ, साधनोक्रेम मेघालय के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। ये आप देख लेना, मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनके लोक नृत्य आपको अच्छे से करके जाने हैं। राजस्थान के भी लोक नृत्य पूछे जा सकते हैं। सरदार सरोवर बांध कल ही बताया था और अपने पीडीएफ में भी करा रखा है। सरदार सरोवर बांध के बारे में डिटेल में बता रखा है, वहां से प्रश्न आ गया। देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। कुछ लोगों का कहना था सर, पूछा था कहां पर स्थित है, तो दोनों बता दे रहे हैं। सरदार सरोवर जो डैम है वो आपका गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो देखिए, सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना है। 138 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। नींव सहित इसकी कुल ऊंचाई 163 मीटर है। ठीक है, पूरी ऊंचाई आपको याद रखनी, पूछा जा सकता है। लंबाई
लंबाई 1210 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं, तो ये भी याद रखिए। सरदार सरोवर और महेश्वर ये दोनों बांध परियोजनाएं नर्मदा पर चलती हैं, ठीक है। नर्मदा मध्य प्रदेश की नदी है, तो यहाँ से 101% प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। इनका लगातार विरोध होता रहा है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना, ठीक है। तो बिजली जो है मध्य प्रदेश के लिए पैदा की जाती है और पानी गुजरात में पहुंचाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये परियोजनाएं अभी अनुमानित लागत से काफ़ी ऊपर चली गई, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है, आपको याद रखना है। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब कुछ आपको याद रखना है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि अभी पूछा था सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन तो अमरकंटक से निकलती है, वहीं से नर्मदा भी निकलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी। अब दयानंद सरस्वती से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो भी आप देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, तो महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक, ये 101% प्रश्न बनेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। अभी ये आगे चल करके आर्य समाज में जाएगा, ठीक है, मतलब समाज में जाएगा, आर्य समाज में, राजा राम मोहन राय वाले समाज में, तो ये सब आपको देख करके थोड़ा सा जाना है, ठीक है। तो ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था, ये भी आपका पूछा जा चुका है व्यापम के द्वारा कि महर्षि जो दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। 4-5 प्रश्न मिलने वाले हैं। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, तीसरा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, ये उनका प्रमुख नारा था। ये 3-4 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आगे देखना हम इन्हीं प्रश्नों का आपका एग्जाम एनालिसिस अगली शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में करा रहे होंगे, ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश जो है ये इनकी पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में दे दी है। अब क्या करना है, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इन लोगों को आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? भैया इसको हमने पीडीएफ में भी करा रखा है और अभी परसों ही हमने इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन आपका एग्जाम एनालिसिस में करवाया था। जो लोगों ने पीडीएफ पढ़कर जो लोग गए होंगे उनकी तो आज बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि 3 प्रश्न हमारे सौरमंडल की पीडीएफ से आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। फिलहाल पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है, आपको कई बार हमने बताया है। शुक्र भाई सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, शुक्र को ही कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो आपके शुक्र ग्रह से ही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। देखिए, तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। शुक्र और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी 42 मिलियन किलोमीटर से लेकर के 257 मिलियन किलोमीटर तक होती है। कुछ लोगों का मानना है कि बुध ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध ग्रह की कक्षा सौरमंडल के सभी ग्रहों के लिए सबसे छोटी है, इसलिए यह पृथ्वी के सबसे नजदीक सबसे ज्यादा समय बिताता है। सबसे नजदीक तो आता है, काफी समय तक रहता है, लेकिन फिर यह बहुत दूर चला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम सबसे नजदीक ग्रह बुध को नहीं मानते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध ग्रह है। सबसे कम दिनों 88 दिनों में जो है सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? बुध ग्रह करता है। तो ये सारे फैक्ट भी आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। यह मंगल या शुक्र जितना पृथ्वी के नजदीक कभी नहीं आता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का क्रम देख लीजिए। ग्रहों का क्रम आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे ग्रहों का क्रम है। तो सबसे पहले सूर्य के पास में है बुध, 88 दिन में परिक्रमा करता है। फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, ठीक है। ये सारे ग्रह हैं। अब यहाँ से बनेगा कि किस ग्रह के चारों ओर सबसे ज्यादा जो है वलय पाए जाते हो, तो आपका शनि ग्रह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका हरा ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न भी आपको देख करके जाने हैं, ठीक है। अगला देखिए, आपका यहाँ पर एक और प्रश्न आपका सौरमंडल से बना है, और जितने प्रश्न सौरमंडल के आए हैं सारे के सारे हमने आपका पीडीएफ में करा रखा है। मंगल ग्रह के लाल होने का क्या कारण है? ठीक है भैया, लाल ग्रह किसे कहते हैं? वही परसों ही हमने आपको कराया था, उसमें हमने डिटेल में आपको जानकारी दी थी भैया इसमें लाल ग्रह दिखाई देता क्यों है, ऐसा लाल इसमें होता क्या है जो लाल ग्रह दिखाई देता है। और देखिए आज प्रश्न आपका बन गया है। तो मंगल ग्रह के लाल होने का क्या कारण है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल होता है। आज सुबह वाली शिफ्ट में एमओएम के बारे में पूछा था कि मंगलयान जो है कब यहाँ पर लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, तो आज सुबह भी हमने आपको मंगल के बारे में काफी कुछ बता रखा था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर मौजूद लौह समृद्ध खनिजों के ऑक्सीकरण या जंग लगने की वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। जो भी लौह खनिज यहाँ पर उपलब्ध है उनमें क्या होता है, धीरे धीरे जंग लगने लगती है जिससे कि इसका रंग लाल हो जाता है। मंगल ग्रह की रेतीली मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड, जिसे हम लोहे का ऑक्साइड कहते हैं, की वजह से इसका रंग लाल होता है। यही आपसे पूछा गया है, याद रखना ये आगे भी प्रश्न रिपीट होगा मंगल ग्रह वाला। मंगल ग्रह अभी ट्रेंडिंग में बना हुआ है कि मंगल के लिए कौन सा यान गया था, मंगल पर कौन सा रोवर छोड़ा गया था, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं।
मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान निकलने वाली चट्टानों और खनिज भी ग्रह के रंग में योगदान करते हैं। मंगल ग्रह के वायुमंडल में धूल की काफ़ी मात्रा होने की वजह से भी यह ग्रह जो है पृथ्वी से लाल दिखाई देता है। एक प्रश्न अभी शुरुआत में पूछा गया था, क्या था कि मंगल ग्रह पर जो पानी है वो कहाँ पर फंसा हुआ है? तो भैया इतना कठिन प्रश्न पूछ लिया था। तो मंगल ग्रह का जो पानी है वो उसके क्रस्ट में फंसा हुआ है। क्रस्ट में फंसने की वजह से वो ऊपर नहीं आ पा रहा है। मंगल ग्रह पर पानी तो है लेकिन क्रस्ट में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको देख करके जाने हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न भी आपका सौरमंडल से ही पूछा गया था। 2 से 3 से 4 प्रश्न आज आपके सौरमंडल के पूछे गए थे, जो हमारे पास भेजे गए हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? एक और सिंपल प्रश्न जो हमारी पीडीएफ से ही आया है सौरमंडल से ही, तो बृहस्पति ग्रह जो है, वो आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यही वजह है कि जिन लोगों ने 2-2 दिन पहले पीडीएफ ली थी, वो क्वालीफाई कर गए हैं, ठीक है ना? देखिए, अधिकांश मापदंडों के अनुसार पृथ्वी सबसे छोटी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, जो अपने अंदर 1300 से ज़्यादा पृथ्वी समा सकता है। लेकिन पृथ्वी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह नहीं है, आपको भी पता है। 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह में बदल दिए जाने के बाद यह उपाधि बुध को मिल गई, यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है। याद रखना, 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह में शामिल किया गया था। ये भी प्रश्न कई बार व्यापम ने पूछा है कि प्लूटो को सबसे छोटा जो बौने ग्रह में शामिल कब किया गया था? तो 2006 में किया गया था। वर्तमान में बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है? तो ये प्रश्न आपका आया था। उसके बाद में मृदा संरक्षण से प्रश्न आया था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या है ये नहीं पता चल पाया है, लेकिन मृदा संरक्षण क्या होता है यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो आइए देख लेते हैं। तो मृदा संरक्षण खेती के तरीकों और प्रथाओं का एक समूह है जिसका जिसका मकसद जमीन को क्षरण, कटाव और कमी से बचाना होता है। यानी कि जो भी आपकी मिट्टी है ये कट करके बह ना जाए पानी के साथ में, इसको बचाने की क्रिया को हम मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा संरक्षण से जमीन की उर्वरता बढ़ती है और जमीन में रहने वाले जीव जंतुओं की जैव विविधता भी बनी रहती है। मृदा संरक्षण के मुख्य फायदे कौन कौन से हैं? आगे पूछा जा सकता है कि भाई मृदा संरक्षण से क्या फायदा होता है? तो देख लीजिए, 2-3 पॉइंट हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। इससे ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतुओं की जैव विविधता बनी रहती है। अगर मिट्टी कट करके नहीं जाएगी तो जो केचुआ है, जो आपके कीड़े मकोड़े हैं, ये बचे रहेंगे, मिट्टी में ही रहेंगे, ठीक है? इससे ज़मीन की उर्वरता भी बढ़ती है भैया, ठीक है? अगर मिट्टी नहीं कटेगी, एक जगह पर रहेगी, तो खुदाई कर करके आप जो है उसको भुरभुरा करते रहेंगे और जो है आपका भुरभुरा करते रहेंगे तो आपका जो है इससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी। इसके अलावा देख लीजिए, एक प्रश्न आपका पूछा गया, भाई किसान मित्र किसे कहते हैं? तो किसान मित्र याद रखना, केचुए को किसान मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरा करता है, ठीक है ना? तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शुरू में प्रश्न लाइकेन वाला आया था कि भैया जो जैव मतलब कि आपका वायुमंडल है ये कितना स्वच्छ है, कैसे पता करते हैं? तो आपका लाइकेन की मदद से पता करते हैं। तो ये भी आपको शुरू में हमने करा रखा था और ये भी हमारी पीडीएफ में लाइकेन वाला भी दिया हुआ है, ठीक है? देखिए, इससे जमीन पर उगने वाली वनस्पति के लिए जरूरी कार्बनिक पदार्थ भी मिट्टी की मदद से ही मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और आपका इसरो से भी एक आध दो प्रश्न आया था, लेकिन वो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो हमें पता नहीं चल पाया है। इसके बाद में एशियाई शेरों से भी कुछ प्रश्न बता रहे हैं कि एशियाई शेरों से संबंधित प्रश्न भी आज पूछा गया है, ठीक है? चलिए, आप लोगों से यही निवेदन रहता है भाई, जितने भी प्रश्न आपको याद रहे अपने नाम के साथ में इस व्हाट्सएप नंबर पर एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद सेंड कर दिया कीजिए, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर हम बात हिंदी की कर लेते हैं। हिंदी में क्या परिवर्तन है, क्या कैसे, ये देख लीजिए। तो हिंदी में एक समास आपका पूछा गया था कि सुख और दुख में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है? एक संधि आपकी पूछी है, एक प्रत्यय पूछा है और आज आपके कारक से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो भाई कारक अच्छे से पढ़ करके आप लोग जाइए। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आप बंच में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में विलोम पूछा गया था, अलंकार पूछा गया था, गद्यांश आपका 10 नंबर का आ रहा है, पद्यांश 5 नंबर का आ रहा है। ये 15 नंबर जो है कवर कर रहे हैं और इसी के अंदर आपसे जो है विलोम वगैरह, अलंकार, छंद वगैरह इसी के अंदर पूछे जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में आज वाक्य शुद्धि से भी एक प्रश्न देखने को मिला है और पेडागोजी तो आपको पता ही है, लगभग 12 से 13 नंबर की पेडागोजी आ रही है और जो हमने पीडीएफ दी है आपको हिंदी पेडागोजी की, उसी के अंदर से पेडागोजी आ रही है, उसके बाहर नहीं जा रही है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है जिन लोगों के पास में भी पीडीएफ है, ठीक है? चलिए, बाल विकास की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बाल विकास में काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल गए, हमको मिल गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं भैया बाल विकास में क्या परिवर्तन है, क्या कैसा है। तो आज आपका मूल्यांकन से 2 प्रश्न आए थे। एक प्रश्न मूल्यांकन का मतलब कि 2 प्रश्न मूल्यांकन से रिलेटेड पूछे गए थे। शाब्दिक बुद्धि के प्रकार आपसे आज पूछे गए थे। जीन पियाजे से 2 प्रश्न आए हैं और मतलब जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं, संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यहाँ से आपके 2 प्रश्न जीन पियाजे के बने थे। एक प्रश्न थानेडाइक से बना था, एक मैकडोनल्ड से एक प्रश्न आपका बना था। किशोरावस्था आपकी पूछी गई थी आज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पूछी गई थी और अधिगम आपका पूछा गया था। समावेशी शिक्षा से 3 से 4 प्रश्न भाई डेली आ रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा कल सुबह आपको 6 या 7 बजे समावेशी शिक्षा की वीडियो मिल जाएगी, तो उससे आपका जो है एकदम क्लियर हो जाएगा सारा सिस्टम, ठीक है? चलिए, दल शिक्षण से पूछा गया था कि जब एक शिक्षक 2 या 2 से अधिक क्लासों को एक साथ में बैठ करके पढ़ाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो इसे दल शिक्षण कहा जाता है। ये दल शिक्षण का क्वेश्चन आज आपका पूछा गया था। चलिए भाई, संस्कृत की ओर चलते हैं।
संस्कृत में आपका 2 पैराग्राफ जो आ रहे हैं, एक गद्य, एक पद्य, वो पूरे के पूरे 15 नंबर कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? और फिर उसके बाद में विभक्ति का एक प्रश्न आ रहा है और गद्य पद्य में ही आपका पद्य खंड जो है, उसमें आपका संधि पूछ ले रहे हैं, पेडागोजी पूछ रहे हैं, अव्यय पूछा था और आपका बालिकम का विलोम क्या हो जाएगा, ये आपका जो है आज पूछा गया था संस्कृत में यह प्रश्न। संस्कृत की शिक्षण विधियों से प्रश्न आ रहे हैं और वाइगॉत्स्की जो है आपके संस्कृत में वाइगॉत्स्की के रिलेटेड प्रश्न जो है आपके संस्कृत में पूछे जा रहे हैं। चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ के कुछ सवाल भी हमको मिल गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं मैथ में क्या सिस्टम यहाँ पर बना है। तो देखिए अनुपात के 2 से 3 प्रश्न आज आपके रेशियो के आ रहे हैं। रेशियो आपको पता है, अच्छे से पढ़ करके जाइए। जो आपकी पैरामीटर्स होते हैं उनमें रेशियो में अंतर करवा रहे हैं। जैसे सुबह पूछा था कि 36 संतरे और 3 दर्जन संतरों में क्या रेशियो होगा, इस तरह से ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना? लीटर और एमएल में चेंज करके उसका लीटर और एमएल में आपका रेशियो पूछ ले रहे हैं। किलोमीटर और आपका मीटर में रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद में आपका सेकंड और घंटे में पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो चेंज करने वाला सिस्टम है, इसको आप अच्छे से करके जाइए। यहाँ से आपके 3 से 4 तक प्रश्न जो है ये पैरामीटर से बन रहे हैं, चेंज करने वाले से, ठीक है? उसके बाद में एक प्रश्न आपका इस तरह का आया था, लोग परेशान हो गए थे कैसे करना है। बॉडमास वाला प्रश्न है 9999, उसके बाद डिवाइड बाई 99 और मल्टीप्लाई बाई 9 इन प्लस 92 डिवाइड बाई 1, इसको सॉल्व करके इसका आंसर देना था, ठीक है ना? अब ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपका समय खाएंगे, ठीक है? तो ऐसे प्रश्नों को आपको लास्ट में करना है, क्योंकि आपको पता है जो पेडागोजी वो भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? छोटे मोटे क्वेश्चन तो आते नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी आपका टाइम जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के द्वारा आपको केवल फंसाया जा रहा है, ठीक है? चलिए मैथ पेडागोजी की जो हमने आपकी पीडीएफ दे रखी है, मैथ पेडागोजी की 2 से 3 पीडीएफ है, वो भी आपकी उसी में से मैथ पेडागोजी आएगी, उसके बाहर नहीं जाने वाली। तो वो भी मैथ पेडागोजी आप लोग प्राप्त कर लेना। बाकी ट्राइंगल से आपका डेली एक प्रश्न बन रहा है, ट्राइंगल आपको पढ़ करके जाना है और ज़्यादातर आपका समकोण त्रिभुज से ही प्रश्न बन रहा है। और मूल्यांकन आज आज आपका मूल्यांकन और आकलन के एक प्रश्न आपका मैथ में भी पूछा गया था। लाभ हानि आज आपकी इस शिफ्ट में लाभ हानि नहीं आई है। गणित शिक्षण अधिगम की विधियां पूछी गई जो कि हमने करा रखी है अपने पीडीएफ में। उसके बाद में एज के 2 प्रश्न हैं। बॉडमास के 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चिन्ह परिवर्तन सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है कि चिन्ह परिवर्तन जो है सर प्लस माइनस माइनस प्लस करके और जो है अंकों को इंटरचेंज करके जो प्रश्न बन रहे हैं, उससे सर टाइम ज़्यादा खाया जा रहा है, मतलब टाइम खराब हो रहा है कुल मिलाकर के, ठीक है? उसके बाद में भिन्न से एक प्रश्न आपका पूछा गया था फ्रैक्शन से और एक प्रश्न आपका चतुर्भुज से भी पूछा गया था। तो इस तरह के प्रश्न आपके मैथमेटिक्स में पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर लीजिए। अगर आपके भाग्य अच्छे रहेंगे तो आप 90 क्या 95 नंबर तक भी लेकर के आ सकते हैं 2 से 3 दिन की पढ़ाई में। और पूरा पीडीएफ पढ़ करके जाइए, आप टेंशन फ्री होकर के जाइए, ठीक है? चलिए आज के नंबर देख लेते हैं भाई, किसके कैसे कैसे नंबर आए हैं। तो 89 नंबर है, 86 है, 88 है, 75 दो लोगों के हैं, 95 एक भाई के ऊपर आपको अभी मैंने बताया था, प्रकाश क्या नाम है, उनके भी 95 है और 97 नंबर, ये नंबर आज जो है देखने को मिले हैं। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल तय है कि यहाँ पर प्लस 3 नंबर या 4 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जो लोग 71 के भी आसपास है वो भी यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है, इतना आसान भी नहीं आ रहा है, ठीक है? बाकी पीडीएफ के लिए आपको बता दें, ये आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मात्र स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। स्क्रीनशॉट को जैसे ही आप जो है अपने क्या नाम है व्हाट्सएप पर जैसे ही इस फोटो को अपलोड करेंगे तो उसमें नीचे पूरा डिटेल आ जाएगी, ठीक है? उस डिटेल पर आपको क्लिक करना है, तुरंत आपको फ़ोनपे या फिर गूगल पे जो भी आपके मोबाइल में होगा वहाँ पर लेकर के जाएगा। वहाँ पर आपको मात्र 15 रुपये का पेमेंट करना है, मगर याद रखना वॉलेट से आपको पेमेंट नहीं करना है। वॉलेट से करेंगे तो पेमेंट नहीं होगा, ठीक है? जो मेन आपकी यूपीआई है उसी से आपको पेमेंट करना है। तो उसमें आप पेमेंट करेंगे 15 रुपये का, 15 रुपये का पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट खींच करके हमारे पास में 7052547003 ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर वो स्क्रीनशॉट आप सेंड कर देंगे और तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। अगर पीडीएफ भेजने में थोड़ी सी मतलब टाइम लगता है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको सबको पीडीएफ भेजी जाएगी, ठीक है ना? चाहे हमको रात में बैठ करके भेजना पड़े, लेकिन सबको पीडीएफ हम भेजते हैं। सुबह आप जगेंगे तो आपको आपकी पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। चलिए भाई, ये आज का एनालिसिस था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं कल सुबह वाली वीडियो में। कल आपकी समावेशी कक्षा जो है आने वाली है, समावेशी कक्षा की, समावेशी शिक्षा की कल सुबह वीडियो मिल जाएगी। और आपका 14 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस भी कल हम आपका टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।